क्योंकि पहले 40 रुपये किलो सीएनजी थी, तब रेट मिलता था 15 का। आज 80 रुपये है, रेट मिल रहा है 7 रुपये का। हर चीज़ पे महंगाई है। कि दिल्ली में ब्लैक मार्केटिंग ऑटो से हटाई जाए और बैंक द्वारा फाइनेंस किया जाए, चाहे ऑटो पुराना हो या नया हो। अब आ जाते हैं हम धांधलीबाजी पे, जो केजरीवाल के ज़माने से चल रहा है। वो दो धांधलेबाजी है। ऐसा लगता है या तो मारुति ने इनको गोद ले लिया था या ये मारुति की गोद में जाके बैठ गए थे। सबसे बड़ा धांधलीबाजी है, सबसे बड़ा घपला है। आप लगाएं 10 साल के अंदर 6,500 के हिसाब से 12 लाख टैक्सियाँ निकली और कट गई और बिक गई। आप उसको इंटू कर लीजिए कि कितने का बिका। क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जब से प्राइवेट नंबर की बाइकें चलना शुरू हुई? ओला उबर की बात कर रहे हैं, उसके पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति बन के आई है? बिल्कुल काम ख़त्म हो गया है। ओला उबर जिन्होंने टैक्सी निकाली है, पैसा खर्च करा है और वो ज़ीरो उनका काम हो गया है। 6 रुपये पर किलोमीटर का रेट मिलता है। अगर हमने ये पैसा खर्च किया है और हम इस काम के ऊपर डिपेंड नहीं है, हमारी रोज़ी रोटी है, तो इसमें हमें बाइक से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। क्योंकि जितने भी ऑफिस आवर्स में सारे लोग बाइकों पे जाते हैं, हम खाली बैठे रहते हैं। हमारा काम छिन चुका है। क्या मांगे? ये बंद करी जाए, बाइक बंद करी जाए, रेट बढ़ाया जाए। क्योंकि पहले 40 रुपये किलो सीएनजी थी, तब रेट मिलता था 15 का। आज 80 रुपये है, रेट मिल रहा है 7 रुपये का। हर चीज़ पे महंगाई है। पार्ट्स बढ़ गए, इंश्योरेंस बढ़ गया। कहाँ से ड्राइवर पूरा करे, कैसे घर पाले? तकलीफ़ों का सामना। क्या कुछ बदलाव चाहते हैं? क्योंकि कहा जाता है, क्या ऐसा भी है कि ऑटो रिक्शा की खरीद पर भी कोई एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं जब कोई नया ऑटो रिक्शा कोई खरीदता है ऑटो चालक? नया ऑटो रिक्शा जो पिछली सरकार थी दिल्ली के अंदर, उनके टाइम से चला हुआ आ रहा है। दिल्ली में ऑटो रिक्शा ब्लैक में मिलता है 7.5 लाख रुपए का। अगर कोई भी ऑटो लेना चाहेगा तो मार्केट में ब्लैक में मिल रहा है। असल दाम क्या है ऑटो का? असल दाम 2,58,760 रुपये। 2,58,760 रुपये। कितने का मिलता है अभी? 7.5 लाख रुपए का। आप बाज़ार में जाके चेक कर सकते हैं किसी भी डीलर के पास से। और डीलर का जो ब्याज होता है वो 13-14% का ब्याज होता है। बैंक से हम चाहते हैं कि जो चुनी हुई सरकार जो नई बैठी है दिल्ली में, अभी तो 10 दिन के लगभग हुआ है, अभी तो हम सरकार को छेड़ना भी नहीं चाहते हैं। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं विजेंद्र गंगवार जी, और ये पूरे टीम, हम जाके सरकार से बात करेंगे, परिवहन मंत्री से, दिल्ली के सीएम साहब से, रेखा जी से भी बात करेंगे कि दिल्ली में ब्लैक मार्केटिंग ऑटो से हटाई जाए और बैंक द्वारा फाइनेंस किया जाए, चाहे ऑटो पुराना हो या नया हो। दूसरा हमारा ये रहेगा कि बाइक के खिलाफ हम पूरी दिल्ली में अभियान चलाने जा रहे हैं। हमारे सर ने बोला, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, अभी तो ये शुरुआत है हमारी। हम पहले सरकार को एक लेटर देंगे, ज्ञापन देंगे, सरकार हमारे बातों पे विचार करे, उस पर बैन लगाए, नहीं तो पूरी दिल्ली में हमारा अभियान चलेगा। हर ऑटो पे स्टिकर लगाओ, आपको मिलेगा। ठीक है जी। तीसरा नंबर, ई रिक्शा। ई रिक्शा पे 6 सवारी जा रहा है, ट्रैफिक पुलिस उसको रोकता नहीं है। ऑटो वाला अगर 4 सवारी बैठा लिया तो जैसे कितना बड़ा वो गुनाह कर दिया, वो उसको पकड़ लेता है, उसका ओवरलोडिंग का चालान कर देता है। अब आते हैं हम इधर कि हरियाणा का ऑटो, चोरी का ऑटो दिल्ली में धड़ाके से चल रहा है। सरकार तुरंत इसमें बैन लगाए। एक भी ऑटो दिल्ली के अंदर हरियाणा का नजर नहीं आना चाहिए। जिस राज्य का है उसी राज्य में जाके वो चलाए। छोटे छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे दिल्ली में ऑटो चला रहे बिना लाइसेंस, बिना बैच के। हम इनके खिलाफ भी अभियान चलाएंगे। तो हम दिल्ली में गलत काम वो करेंगे, हमारे ये जैनवन जो लाइसेंस बैच वाले ड्राइवर है ये बदनाम होते हैं। बाइक को बिल्कुल बंद करिए। रोटी हमारा छिन गया, 500-600 रुपये भी काम नहीं होता है। मैं खुद ऑटो चला रहा हूँ। बस मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारी जो शिकायत है इस पर ध्यान दिया जाए। हम आपके साथ खड़े हुए हैं। क्या नाम है सर? कितने साल से ऑटो चला? मोहम्मद वसीम है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ सिर्फ ऑटो वाले नहीं हैं, टैक्सी वाले भी हैं। हम ऑटो टैक्सी के जितने भी ड्राइवर हैं हम सारे एक हो गए हैं। यहाँ कोई नेता नहीं है, सब ड्राइवर हैं। ठीक है। तो मैं आपके माध्यम से सिर्फ सरकार से एक ही मांग करना चाहता हूँ, जो 10 साल से हमारे साथ कालाबाजारी हो रही है। हम लोगों के साथ सबसे पहले कालाबाजारी हुई है 2 व्हीलर, प्राइवेट 2 व्हीलर। हम लोग पैसा देते हैं, हम लोग टैक्स भरते हैं, हम लोग हर 2 साल पासिंग कराते हैं। हम लोगों से हर चीज़ ली जाती है, टैक्स लिया जाता है, लाइसेंस लिया जाता है, हर चीज़ ली जाती है। यहाँ तक कि जो कंपनियाँ जो हमें काम दे रही हैं वो कंपनियाँ टैक्स के नाम पर हमसे पैसे ले रही हैं, लूट रही हैं। आप सरकार से मेरी सिर्फ ये मांग है, जो बैठे हैं ये दलाल हैं, ना कि ये हमारी गाड़ियों के मालिक हैं, ना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मालिक हैं। ये टैक्स कैसे काट सकते हैं, या ये हमारे जो ITR कैसे ले सकते हैं?
अभी एक भाई का मेरे को मैसेज आया है कि उनके 5,000 रुपये उबर ने काट लिए टैक्स के नाम पे। किस बात से? अब आ जाते हैं हम धांधलीबाजी पे, जो केजरीवाल के ज़माने से चल रहा है। वो दो धांधलेबाजी है। ऐसा लगता है या तो मारुति ने इनको गोद ले लिया था या ये मारुति की गोद में जाके बैठ गए थे, क्योंकि अभी आप अगर दिल्ली के अंदर देखेंगे तो सबसे घटिया टैक्सी हम लोगों को दी जाती है, जिसके अंदर पैनिक बटन का भी नौटंकी होती है, स्पीड गवर्नर की भी नौटंकी होती है। आप मुझे बताएं, दिल्ली के अंदर कोने कोने पे स्पीड कैमरा लगे हुए, 50 से ऊपर जाते ही चलान कट जाता है। और यही गाड़ी जब दिल्ली से बाहर जाती है, सवारी पीछे से हमें डंडा करती है कि 80 से ऊपर चलो, हम कैसे चलें? क्योंकि ये गाड़ियाँ वो पास हैं जिसमें स्पीड गवर्नर कंपनी लगा के दे रही है, और जिस गाड़ी में स्पीड गवर्नर लग के आ रहा है वो सिर्फ मारुति की गाड़ी है। हम लोग पास कोई अच्छी गाड़ी नहीं है। नंबर 2, पैनिक बटन 10 साल का सबसे बड़ा घपला है। हर 2 साल पे उसकी फ़ीस जमा होती है, जब नहीं लेते हैं तब फीस जमा होती है। आज तक उसका कोई कॉल सेंटर नहीं है। उस कॉल सेंटर नहीं है, बता। कोई कॉल सेंटर नहीं है। लेडीज़ों की सुरक्षा के लिए ये लगाए गए थे, लेकिन कहीं से कहीं तक कोई भी नहीं है। और आज की डेट में सबसे बड़ी जो हमारे साथ जो दिक्कत परेशानी आई है हमारे काम के अंदर, चाहे वो ऑटो हो, चाहे टैक्सी हो, चाहे बस हो, हम सबके लाइसेंस पहले कमर्शियल हुआ करते थे, हम कमर्शियल लाइसेंस पे ही गाड़ी ले सकते थे। आज की डेट में सिर्फ प्राइवेट लाइसेंस पे मिल रही है। जिसका दिल करता है वो मुंह उठाए गाड़ी लेके चला रहा है, काम करना आता हो या ना आता हो। जितनी दुर्घटना हो रही हैं, जो नए लड़के आके जुड़ रहे हैं प्राइवेट लाइसेंस से, उन लोगों से दुर्घटनाएं हो रही हैं। हम लोग जितने खड़े हैं यहाँ पे, हम लोग ट्रेंड ड्राइवर हैं। हमारी सरकार से ये डिमांड है, पैनिक बटन अगर कॉल सेंटर बना रहे हो तो रखो। तो पैनिक बटन, अगर कोई सवारी उसमें बैठा हुआ सवारी अगर पैनिक बटन को प्रेस करता है तो उससे क्या होगा फिर? अगर कोई कॉल सेंटर नहीं तो क्या उसके बाद रिएक्शन किया जाएगा उसका? सर देखिए, पैनिक बटन दबाने से पहले एक होटर लगा रहता था गाड़ी के अंदर, जो बड़ी हल्की सी आवाज़ किया करता था, चूं चूं जैसे एम्बुलेंस आ रही हो। वो भी सिर्फ ड्राइवर को और सवारी को सुनाई देता था, रोड पे चलते हुए किसी को नहीं सुनाई देता। कोई उपयोग ही नहीं रहेगा फिर तो। कोई उपयोग नहीं है। सबसे बड़ा धांधलीबाजी है, सबसे बड़ा घपला है। आप लगाएं 10 साल के अंदर 6,500 के हिसाब से 12 लाख टैक्सियाँ निकली और कट गई और बिक गई। आप उसको इंटू कर लीजिए कि कितने का बिका। प्लस उस 10 साल के अंदर 5 बारी गाड़ियों की पासिंग हुई है। 5 बारी में कितना पैसा आ गया? 3500 के हिसाब से पैनिक बटन का। उसके बाद सिम उसके अंदर बिके, कितना मोटा पैसा इनके पास गया, जिस चीज़ का कोई यूज़ ही नहीं है, जिस चीज़ का कोई लेना देना ही नहीं है। सुरक्षा से कोई लेना देना है ही नहीं। आप कहते हो हम सुरक्षा के लिए कैमरे लगाना है, तो आप कैमरे ही लगा लो। पैनिक बटन पे क्यों जेब काट रहे हो? हमारी तो जेबें काटे जा रही हैं यहाँ पर। हम यहाँ पे ऑटो वाले हैं, टैक्सी वाले हैं। हमारे कई इलाके ऐसे हैं जहाँ हमारे पास पार्किंग नहीं है। हमें खड़े होते ही पीछे से पुलिस वाला आता है, पहले फ़ोटो खींचता है, उसके बाद जो हमें आकर दिखाता है। हमारे पास पार्किंग क्यों नहीं है? हमें हर रोड पे, जैसे मुंबई आप चले जाओ, आपको मुंबई के अंदर टैक्सी का भी स्टैंड मिलेगा, ऑटो का भी स्टैंड मिलेगा, सवारी आती बैठती चली जाती है। दिल्ली में ऐसी क्या व्यवस्था है कि यहाँ पे नहीं है? यहाँ पे भी होना चाहिए ना। पूरा देश जब सब एक है तो पूरे देश के अंदर जो सहूलियत है वो तो बराबर होनी चाहिए ना। आप कानून के नाम पे सबके लिए सहूलियत एक रख रहे हो, लेकिन ड्राइवर के लिए कोई सहूलियत नहीं रख रहे। पैनिक जब पैंडेमिक आया था, कोरोना आया था, हम लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके हम लोगों ने सबके लिए जो है दवा भी पहुंचाई है, खाना भी पहुंचाया, यहाँ तक के मरीजों को उनके घर पहुंचाया। जो माँ बाप अपनी औलाद को हाथ लगा के राजी नहीं थे और जो औलाद अपनी माँ बाप को हाथ लगा के राजी नहीं थे, हमने कोविड पेशेंटों को हॉस्पिटल में छोड़ा है। हमें क्या मिला? हमें इस सरकार से नहीं मिला ना, हमें पिछली सरकार से मिला। आप बताइए हमें क्या मिला? उसमें यहाँ पे पोस्टर लगाए गए और बनाया गया कि जी ये हीरो थे। हम कहाँ गए? हम जो खाना पहुँचा रहे थे, हम जो पहुँचा रहे थे, हम कहाँ गए? हमारी गिनती क्यों नहीं है? हमें क्यों नहीं हमें सारी सहूलियतें दी जाती? क्यों हमें 60 साल के बाद हमारी कोई पेंशन नहीं है? क्यों हमारे साथ कुछ नहीं? नई सरकार आई है, पुरानी सरकार को हमने लात मार के भगाया। मैंने भी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बात कही थी कि इस बार केजरीवाल सरकार को हम नकार देंगे और नकार दिया। अब नई सरकार आई है, इससे बहुत उम्मीद है। बीजेपी सरकार है। जहाँ तक हमारा ख्याल है कि हमारे ड्राइवर भाइयों को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला आने वाले दिन में, और हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि मैडम हमारे लिए काम करें, हम लोग की परेशानियों को समझे, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं।
जिस तरीके से आप देख रहे हैं लगातार ऑटो रिक्शा चालकों की जो मांग थी पुरानी सरकारों से लेकर अब तक, उसको कहीं ना कहीं पूर्ति नहीं हुई है, जिसको लेकर आज ये मीटिंग बैठाई गई थी। और अब इस निष्कर्ष की ओर बढ़ा जा रहा है कि किस तरीके से प्राइवेट नंबर की बाइक्स हो उनको बैन किया जाए, उनको बंद कराया जाए दिल्ली के अंदर, और जो कुछ तमाम मांगे हैं उनको परिवहन मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। अब आपके क्या विचार है, कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।